बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद है। असदुल्ला खान साहब, नवाज शरीफ जो है वो इनिशियली तो हमने देखा कि उनका वो तंदूर के ऊपर रोटियों का वज़न करना, एक बाकायदा कोरियोग्राफ्ड और वो सड़क को दो तरफ से बंद करके एक लिमिटेड किस्म के अपने वर्कर से मुलाकात, ये वाले ऑप्टिक्स आ रहे थे। अब उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला अपने MNAs MPAs जो है उनके साथ शुरू कर दिया और उसमें भी वो करप्शन, तबाही, मौशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी, तब्दीली की सौगातें थीं, अकदार तबाह की गई। तो अब तो वो लॉन्च हो गए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आपके पास क्या खबर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब एक्टिवली पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे, या ये सिर्फ वो जो मुतालबे किए जा रहे थे नून लीग की तरफ से, अंदर से लोगों की तरफ से कि मियाँ साहब जो हैं वो गायब हो गए हैं, मुलाकातें नहीं करते, उस तासर को ज़ाहिर किया जा रहा है? देखिए, मेरा इसमें एक तो हम शायद पहले भी एक दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ आप ही के साथ बात करते हुए भी कि मियाँ साहब को खुडे लाइन का लफ्ज़ सख्त हो जाएगा क्योंकि खुडे लाइन नहीं किया गया था, लेकिन मियाँ साहब को रेस्ट पे भेज दिया गया था। जैसे हम कहते हैं ना, एक फलां खिलाड़ी को आप कह रहे हैं कि सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। नुसरत जावेद साहब का आपने प्रोग्राम देखा था? नहीं। जिसमें उन्होंने पब्लिक न्यूज़ के ऊपर उन्होंने बाकायदा ये बताया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन सूरत हाल ये है कि फैमिली वाले, घर वाले जो हैं वो जिस तरह वो एक बुज़ुर्ग होता है उसको रेडी में डाल के मांगते हैं ना कि इसके नाम पे दे दो, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने, उनकी फैमिली ने ये बना लिया। ये उन्होंने ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी और ये खबर थी। और ये क्यों हुआ था? देखें, ये मैं पहले भी खबर दे चुका हूँ। ये हुआ यूँ था कि मियाँ साहब ने जब तकरीर की और कहा कि जी बताएं ना मुझे क्यों निकाला था 2017 में, मुल्क तरक्की कर रहा था। 2-4 दफ़ा उन्होंने जब ये बात की तो फिर छोटे मियाँ साहब को बुलाया गया और मियाँ साहब से कहा गया कि मियाँ साहब ये क्या, आप रोज़ आपके बड़े भाईजान रोज़ तमाशा लगा लेते हैं, आप ये सवाल करते हैं मुझे क्यों निकाला, ये सवाल क्यों नहीं करते कि आपको लाए किस तरह है भाई, और आपकी साहबजादी को चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया है, मैं शराफत से हार गई, चीफ मिनिस्टर आपको बना दिया, आप ये नहीं देखते, आप ये कहते हैं। तो फिर वहाँ पर बड़ों ने बैठ के फैसला किया, ख़ानदान के बड़ों ने, यानी शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल थे, मरीम नवाज़ की मर्ज़ी भी शामिल थी कि मियाँ साहब को अब सियासी तौर पर रेस्ट दी जाए और उनको सियासी मुदाखलत उनकी, और उनको ऐसे अपीयरेंसेस ना हो जहाँ पर उनको खिताब करना पड़े। यही वजह है कि उनकी इंट्रैक्शंस बंद हो गई। फिर वो सारा दिन डाक देखते थे, अपनी खतूत पढ़ते थे बैठ के, और कोई ज़रूरी जो उनका रकबा है उसका दौरा कर लिया, कोई ट्रैक्टर ख़राब है उसके बारे में पूछ लिया, ये उनकी कुल मसरूफियात रहीं। लेकिन ये किसी एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ फ्यूल के ऊपर भी उन्होंने कोई कमेटी बनाई थी। हाँ, वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन के अलावा वो कोई ख़राब हो गया था पुर्जा, फिर वो ठीक कराया था, तो वो उस पर इंक्वायरी लगी थी कि दोबारा कैसे ख़राब हो गया, यानी उनको शक हुआ है करप्शन हुई है, ठीक नहीं हुआ पैसे का। करप्शन के तो मियाँ साहब खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ तो यानी कि एक बड़ी अच्छी बात है अगर वो करप्शन के इतना खिलाफ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो अब आ जाते हैं उस मुद्दे की तरफ और मैं उसको रिलेट करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा, सलमान अकरम राजा साहब ने जो दावा किया है, आप जरा एक तो वो सुनवा दें और फिर ज़रा उसका एनालिसिस भी कर लेंगे कि अगर सलमान अकरम राजा साहब ये दावा कर रहे हैं कि PTI को ये मैसेज दिया गया, मैसेज क्या दिया गया, पहले तो वो सुनवा दें। जी देखें, ये जो है ना, ये सलमान अकरम राजा साहब, ये अगरचे मैं इसको अपनी वीडियो में भी प्ले कर चुका हूँ, लेकिन ईसा साहब के जो व्यूअर्स हैं वो भी ज़रा देख लें और सुन लें कि बहुत सख्त मेरा ख्याल बात है जो सलमान राजा साहब, पहले सुन लें फिर इस पर बात कर लेते हैं। फॉर्म 47 पाएगा जिसको हम कहेंगे, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी। दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये जुमला बोला गया मेरे साथ। भूल जाए इस मुल्क में जमहूरियत को। जमहूरियत का खेल हम खेलेंगे, इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन इलेक्शन का नतीजा ऐसे ही मुरतब होगा जैसे इस दफा हुआ, और आइंदा इससे ज्यादा हम बेखौफी से करेंगे, रातों रात नहीं करेंगे, पूरी हम पेशबंदी करके आएंगे। इस मुल्क में मैं अर्ज करूं, ये सिर्फ एक इलेक्शन पे डाका नहीं डाला गया, ये जमहूरियत के तसव्वुर पे डाका डाला गया है। हमें अब ये कहा जा रहा है कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो कि ताकत कहाँ है। ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं है। इस मुल्क में हुक्मरानी आइन की नहीं है, इस मुल्क में हुक्मरानी कानून की नहीं है, इस मुल्क में हुक्मरानी हमारी है। हमसे बात करके इलेक्शन लड़ो। फॉर्म 47 फिर चाहे पहले ही ले लो, अपनी जेब में रख लो, हम पहले ही तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा नतीजा क्या होना है। ये हमें आज कहा जा रहा है। तो ये है जी, ये सियासी बयान है या वाकई तहरीक इंसाफ को इस किस्म का पैगाम दिया गया है कि आप अच्छे बच्चे बन जाएं तो आपके लिए आसानी है? देखें, मैं आपको बताऊं, सलमान राजा साहब के बारे में एक तासुर यह है कि वो ठंडे मीठे से आदमी हैं, वो तो कहीं मसलहत पसंद भी हैं, इतनी सख्त बात करते नहीं हैं। लेकिन ये उन्होंने, एक तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये बात की, दूसरी बात ये कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने एज्यूम करके ये बात कह दी हो।
कि ये मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बहुत सख्त बात है। वो कहते हैं कि वहाँ दूसरी साइड पर ये कॉन्फिडेंस है या ये इस बारे में उनका पूरा यकीन है कि भाई सिस्टम तो यही चलेगा, ये जो निज़ाम है चलना तो यही है, ऐसे ही होगा, जो मर्जी कर लो, जो तुमने करना है कर लो, ये हम ही फैसला कर देंगे किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, किसने करना है, अगर तुम इसमें खुश हो तो ठीक है, नहीं तो ना सही, और अच्छे बच्चे बन जाओ, तुम्हारे अलावा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग पीटीआई के भी थे जिनको शुरू में जब तोड़ा जा रहा था, दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल कराया जा रहा था, उनको बुलाकर ये कहा जाता था कि भाई ये पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ख़त्म है, इसलिए आना ही नहीं है, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बात मान भी ली, बहुत सारे लोग परवेज़ खटक बन भी गए, परवेज़ खटक साहब को वाकई लगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो ये हुआ तो है। और इस तरह की चीज़ में तो मुझे लगता है कि मैं वो अभी देख रहा था, किसी ने क्लिप शेयर किया हुआ था जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन का, उसमें हमारे बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़र्स्ट पोजीशन के लिए मुकाबला है परवेज़ खटक साहब का, मौलाना फजलुर रहमान का और एएनपी का, कि इनमें से नंबर 1 कौन आता है। ये 3 हैं जो मुकाबले में हैं, ये उनका दावा था। तो पीटीआई है ही नहीं गई, पीटीआई तो थी ना, तज्जिए में थी नहीं, लेकिन अब इस सारे मामले को ना फिर हमें दाद देना कि मैंने 116 सीटें इलेक्शन की जिस दिन पोलिंग शुरू होने से 3 घंटे पहले 116 सीटें मैंने कैलकुलेट करके दी थी मोहतात रहकर, वो तो खैर वो फिर चली गई ज़्यादा पे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सीटें बताई थी वो या हबीब अकरम साहब ने बताई थी या मैंने बताई थी, तो हम तो इसका मतलब उस वक्त भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड थे इस तरह के तज्जिए। तो फिर नंबर के बारे में तो हम बात मुसलसल कर रहे थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तब जितने भी व्यूवर्स हैं ना, वो जाकर सर्च करें, एक खिताब हुआ है गुज़श्ता रोज़, और वो खिताब है भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का। और जयशंकर एक तरफ हमारे ये दावा आ रहा है, ज़ाहिर है कि ये दावा है सलमान अकरम राजा साहब का, इस दावे को ज़रा साइड पे रखकर अदरवाइज़ आप देखें कि हम अपने यहाँ जो निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है और उसको आमरीत, जमहूरियत, सेमी जमहूरियत, हाइब्रिड प्रो मैक्स और ये जो करंट सिस्टम है, ठीक है, हो सकता है कि यही इरादा हो कि इसको इस तरीके से चलाना है, लेकिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस के ऊपर और उसके मेन इवेंट्स में जो जमहूरियत के ऊपर लेक्चर है वो देने के लिए जयशंकर वहाँ पर मौजूद होते हैं। और आप लुक एट दी ऑडेसिटी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वो तकरीर की, अगरचे भारत को जब आप देखते हैं ना करीब से, तो उसकी जमहूरियत में जितने बड़े बड़े बदनुमा किस्म के दाग नज़र आते हैं, वो महान भारत, शाइनिंग एंड राइजिंग इंडिया, उसकी जो सैड साइड ऑफ स्टोरी है कि इस्लामाबाद में, फेडरल कैपिटल में जो टोटल पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा होमलेस लोग नई दिल्ली में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लम डिवेलपर्स, यानी जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले हैं, वो उसके अलावा हैं। इस्लामाबाद की कुल आबादी से ज़्यादा तो वहाँ पर होमलेस सड़कों पर, किनारों पर, फुटपाथ पर, मस्जिद और मंदिरों की सीढ़ियों पर और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की साइड्स के ऊपर आपको रहते हुए परमानेंटली नज़र आते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की कुल आबादी अगर 25 करोड़ है तो 75 करोड़ लोग हैं जो अपनी टॉयलेट की फैसिलिटी जो है वो बाहर करते हैं, लेकिन ये उनके पास अब एक इम्तियाज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जाकर दुनिया को कहते हैं कि हमारे जमहूरी मॉडल को आप अपनाएं, और वो अपनी उंगली दिखाते हैं। वो कहते हैं मैं वोट दे के आया हूँ, हमारे यहाँ वोट चोरी नहीं होता। 70 करोड़ बंदा वोट देता है, तो वो एक दिन में जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उसी दिन काउंट हो जाता है, और हमारे इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात कोई नहीं करता। और अमेरिका और मगरिब हमारे पड़ोस में, हमारे रीजन में गैर जमहूरी कुव्वतों को सपोर्ट करता है, और उनकी हालत देखें, वो ताना नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं ये सारी के सारा जो फ़र्क है, ये फ़र्क इस बात का है कि हमने अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद ये डिसाइड कर लिया था कि हमने जमहूरियत के ज़रिए, असल जमहूरियत के ज़रिए इस मुल्क को चलाना है। एक तरफ ये एग्ज़ाम्पल है, और अपनी तमाम तर बेहतरीन क्वालिटीज़ इंडिया के मुकाबले में मसाइल कम होने के बावजूद हमारे यहाँ जो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं कि आज भी हुकूमत वक्त का जो फोकस है वो अडियाला जेल के मेन्यू पर है। अडियाला जेल में क्या पक रहा है, इमरान खान क्या खा रहे हैं, दुनिया AI एक्शन समिट्स के में जा रही है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आपका कोई हुकूमती वज़ीर जो है मौजूद नज़र नहीं आता, AI एक्शन समिट में आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती। एक तरफ फॉर्म, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, एक तरफ F-35 तैयारे इंडिया जो है वहाँ पर, और हमारे यहाँ F-47 जो फॉर्म 47 है उसकी बहस है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और अगर ये दावा दुरुस्त है जो सलमान अकरम राजा साहब ने किया,
तो फिर तो इस बात को भी ख़त्म कर दें कि 60 अरब रुपए लगाकर इलेक्शन करवाना है, डायरेक्ट इसी सिलसिले को इसी तरीके से चलाना चाहिए। अलबत्ता सलमान अकरम राजा साहब से इस बात के ऊपर मज़ीद वो होनी चाहिए कि आप उनसे पूछें कि ये क्या है और ये कहाँ से आ रही है ये बात, बिकॉज़ दैट्स वेरी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं, अगर सलमान राजा साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि भाई जमहूरियत तो ऐसे ही चलेगी, पाकिस्तान में तो यही जमहूरियत है, ऐसे ही चलेगी और यही निज़ाम होगा, तो फिर वो जो विल्सन साहब एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आ रहे हैं, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो तो उसका मुस्तकबिल तो तारीख है। दैट कॉल्स फॉर अनदर मतलब सेपरेट एक सिटिंग के जिसमें हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि जो विल्सन कह रहे हैं, फिर बर्गमैन कह रहे हैं, उन्होंने दुनिया यानी कि ट्रंप के टॉप 5 ऑफिशियल्स हैं तो उनमें मार्को रूबियो, अगर टॉप 4 ऑफिशियल्स हैं तो उनमें भी मार्को रूबियो, अगर टॉप 3 ऑफिशियल्स हैं उसके तो फिर उसमें भी मार्को रूबियो हैं। जेडी वैंस के बाद आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर ख़ारजा 2 बड़ी की पोस्ट हैं, उनके सामने भी पाकिस्तान का मामला रख दिया गया। तो उस पर एक्शन होता है या नहीं होता, लेकिन ये अंदाज़ा लगा लें कि एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं। जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर जमहूरियत और ख़राब जमहूरियत पर यूरोप को लेक्चर देता हुआ, रोमानिया के इलेक्शंस के ऊपर कॉल आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी तमाम तर फोकस जो है वो दाखिली है, ये हमें कहाँ लेकर जा सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।